वेलकम टू केम बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 11, जिसमें हमारा मेन टारगेट रहेगा मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। कुछ मेथड्स हम देखने वाले हैं जिनकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि एक रिएक्शन का ऑर्डर क्या होने वाला है। इसमें सबसे पहला हमारे पास हम देखेंगे द यूज़ ऑफ डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, सेकंड होगा हाफ लाइफ मेथड, थर्ड है द यूज़ ऑफ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, फोर्थ है आइसोलेशन मेथड। बहुत ही इजी है, बात सिर्फ इतनी है कि आपको ध्यान लगाकर सुनना है, पहले समझना है, देन अपनी नोटबुक में आपको चीज़ें उतारनी हैं। होपफुली आप पहले के लेक्चर्स देखते आ रहे होंगे, थोड़ा बेटर रिलेट करते हैं। अगर आप पिछला थोड़ा सा रिवाइज रखते हैं तो कनेक्टिविटी थोड़ा अच्छी रहती है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो आई टैब पर मैं लिंक दे रहा हूँ, सीरीज़ को फॉलो करते हैं, देन आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन में पहला मेथड जो हम देखेंगे वो है द यूज़ ऑफ डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशंस। यहाँ ध्यान देंगे, नोटबुक और पेन रखेंगे साइड में, अपना पूरा फोकस यहाँ पर रखेंगे, कहीं नहीं जा रहा, आराम से लिख लेना। पहले समझो, पहला मेथड है द यूज़ ऑफ डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशंस। ये जो मेथड है ये हमारे पास दिया था वेंट होफ ने, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी nth ऑर्डर रिएक्शन है, n मान लीजिए 1 हो गया तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, n2 हो गया तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। इस तरीके से वो कह रहा है कि कोई भी nth ऑर्डर की रिएक्शन हमारे पास है तो उस रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी कंसंट्रेशन की nth पावर के। आई रिपीट, ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी nth ऑर्डर की रिएक्शन है तो उस रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी कंसंट्रेशन की nth पावर के। अगर मैं रेट को रिप्रेजेंट करूं स्मॉल r से और कंसंट्रेशन को c से, n ऑर्डर है आपको पता ही है, ये कह रहा है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की पावर n के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो आएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के, जिसे हम बेसिकली रेट कांस्टेंट बोलते हैं। जो भी ऑर्डर होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हम ये बोल देंगे कि उस ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास दोनों साइड हम लेते हैं लॉग इक्वेशन 1 के, ln r इज इक्वल टू ln इंटू के सी टू द पावर n। अब देखिए कई बार करके आ चुके हैं हम, ये ln इंटू mn हो गया। ln mn का फॉर्मूला होता है ln m प्लस ln n। इसी तरीके से m यहाँ पर है k और n है c टू द पावर n, यहाँ पर हो गया ln k प्लस ln c टू द पावर n। और जो ln x टू द पावर n होता है इसे हम लिख सकते हैं, n आगे आ जाएगा ln x। इसी तरीके से यहाँ c की पावर n है तो n आगे आ जाएगा, तो ये हो गया n ln ऑफ c। यहाँ पर मेनली हमारे पास आ गया ln ऑफ r इज इक्वल टू ln k प्लस ln c। अब ये हमारे पास बन गई है एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जिसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर हम ln r यानी जो y एक्सिस पर है उसे प्लॉट करें ln c के अगेंस्ट यानी x के, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिल रही है जिसका इंटरसेप्ट c है ln ऑफ k। ये है हमारे पास इंटरसेप्ट जो ln ऑफ k के इक्वल है। और m यहाँ पर किसके इक्वल है, n। m है स्लोप और n क्या है, ऑर्डर। यानी स्लोप से हमें क्या मिल जा रहा है, ऑर्डर। यही बात यहाँ पर लिखी है, स्लोप गिव्स द वैल्यू ऑफ n एंड इंटरसेप्ट गिव ln ऑफ k। इतनी बात समझ आई? जो बात हमने आपसे कही थी वही यहाँ पर लिखी है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड devised by Van 't Hoff, the rate of a reaction of nth order is proportional to the nth power of its concentration। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे देखो। अब मान लीजिए हमारे पास रेट R1 पर कंसंट्रेशन है C1 और रेट R2 पर है कंसंट्रेशन C2। ये डिफरेंट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। अब देखिए, रेट अगर मैं लिखना चाहूँ, पहले लेक्चर में ही हमने रेट लिखना सीखा था रिएक्शन का, कि वो रिएक्टेंट की टर्म में भी लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट की टर्म में। अगर हम रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी वजह से हम माइनस भी यूज़ करते हैं जब हम रिएक्टेंट की टर्म में लिखते हैं। और बोल सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम, जिसमें हम प्लस भी लिखते हैं, यानी टाइम के साथ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है। ये सब बातें आप अच्छे से जान चुके होंगे अब तक। तो वही बात
बात यहाँ पर लिखी है रेट R1, तो यहाँ पर आ गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर C1 हमने ली है उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, R2 को लिख दिया -dC2/dt, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू विद टाइम। नेगेटिव साइन बता रहा है कि उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। और ये तो हमने इसी मेथड से सीखा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की nth पावर के। अगर रिएक्शन का ऑर्डर हमारे पास n है तो वही हमने यहाँ पर लिखा R1 इज इक्वल टू k C1/n, और R2 यहाँ पर हो गया k C2/n। कैसे कि कैंसिल हुआ, C1/C2 होल की पावर n आ गई। अब दोनों तरफ मैं अगर लॉग लूँ तो इधर आ गया ln R1/R2 और इधर आ गया ln C1/C2/n। ये फिर उसी तरह ln x⁴n हो गया। n आगे ला सकते हैं तो n आगे लिया है, n ln C1/C2 आ गया। अल्टीमेटली हमारे पास हमें तो n चाहिए यानी ऑर्डर, तो यहाँ से n किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो चीज़ यहाँ पर है ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी। n इज इक्वल टू ln R1/R2 एज इट इज़, ये चीज़ आ गई डिनोमिनेटर में ln C1/C2। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2, और ये हमारे पास आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस मेथड से। मानता हूँ थोड़ा सा नया टॉपिक है लेकिन डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या किया है हमने यहाँ तक। बेसिकली हम मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन में पहला मेथड देख रहे हैं जो है डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशंस। ये वेंट होफ ने हमें दिया है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी एक nth ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका जो रेट है वो उसकी कंसंट्रेशन के nth पावर के प्रोपोर्शनल होगा, जिससे हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला था। उसके बाद दोनों तरफ लॉग लिया था और कुछ रीअरेंजमेंट्स की थी और अल्टीमेटली हमारे पास आ गया था ln R इज इक्वल टू ln K प्लस n ln C। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जब हमने ln R और ln C में प्लॉट किया। जो स्लोप हमारे पास है यहाँ पर ऑर्डर दे देता है, जो इंटरसेप्ट है वो हमारे पास ln K की वैल्यू दे देता है। उसके बाद यहाँ पर हमने सिंपली रेट लिखे हैं दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स के लिए जिनकी कंसंट्रेशन C1 एंड C2 है, और यहाँ पर हमने जो ये मेथड है इसका यूज़ किया और सिंपली लॉग हमने लिया और कुछ रीअरेंजमेंट की जहाँ से हमारे पास n की ये वैल्यू आ गई। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास पहला मेथड हो गया, आप इतना नोट करें। देन हम दूसरे मेथड को देखते हैं। तो चलिए सेकंड मेथड जिसकी हेल्प से हम ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं वो है द हाफ लाइफ मेथड। देखो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी की, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस भी की एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस भी की। वहाँ पर हमने हाफ लाइफ पीरियड्स को भी निकाला था। हाफ लाइफ बेसिकली नेम से ही क्लियर हो रहा है जब रिएक्शन हमारे पास हाफ कंप्लीट हो जाए। जब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमने की थी तो लास्ट में कंक्लूजन निकाला था कि जो टी हाफ है अगर हम nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो वो इन्वर्सली होगा a⁻n−1 के। n यहाँ पर होगा रिएक्शन का ऑर्डर वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और स्मॉल a था हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन। नहीं याद है तो नोटबुक के नोट्स को पीछे करो थोड़ा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लास्ट में ये बात नोट करके लिखवाई थी आपको। इससे मानो इक्वेशन 1। अब हमारे पास अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है, नहीं याद है तो एक बार और देख लेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है तो n को यहाँ पर 0 पुट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1/a⁻⁻1 यानी इन्वर्स हो गया, ऊपर ले जाएंगे तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया a के, यानी T half is directly proportional to the initial concentration for the reactions of zero order। क्या मतलब कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हाफ लाइफ पीरियड भी बढ़ेगा, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन घटेगी तो हाफ लाइफ भी घटेगी। बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की तो यहाँ पर n को 1 पुट करेंगे, 1 - 1 हुआ 0, किसी की भी पावर 0 हो तो वो यूनिटी हो जाता है यानी कांस्टेंट हो गया। यानी टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी होती रहे इसका हाफ लाइफ पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बात करें सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की तो यहाँ पर n को 2 रखेंगे तो 1/a⁻2 यानी बच गया a⁻1, यानी जो टी हाफ है वेर इज इन्वर्सली विद द इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ सेकंड ऑर्डर। क्या मतलब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हाफ लाइफ घटेगा, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन घटेगी तो हाफ लाइफ बढ़ेगा। बात करें थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की
होगा क्या, n को 3 रखेंगे 1/a² आ जाएगा। यहाँ पर जो टी हाफ है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ थर्ड ऑर्डर। यहाँ पर भी इन्वर्सली वेरी कर, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनिशियल कंसंट्रेशन a से हुई 2a यानी डबल कर दी, तो यहाँ पर 2a आएगा। पहले हमारे पास टी हाफ था 1/a, अब हो गया 1/2a यानी टी हाफ हो गया पहले से। जब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाया यानी इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ी तो टी हाफ घट गया। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2a का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 4a² आ जाएगा। ये सिग्निफिकेंस है यहाँ पर स्क्वायर का, बहुत ही बेसिक सी बात है। तो यहाँ पर ये बात हो गई हमारे पास इस रिलेशन से रिलेटेड। अब आगे देखिए कि किस तरीके से हम इससे ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास हमने 2 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए डिफरेंट इनिशियल मोलर कंसंट्रेशंस पर। अब जो पहला एक्सपेरिमेंट है वहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन A1 है, तो वहाँ की अगर हम टी हाफ रिलेशन लिखना चाहें तो लिख देंगे टी हाफ ऑफ रिएक्शन 1 या एक्सपेरिमेंट 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 टू द पावर n-1। ये रिलेशन तो अभी लिखा है हमने, पहले उसे इक्वेशन 1 मान लिया था, तो इसे 2 मान लो और इसे 3 मान लो, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडेड 2/3। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट 2 का टी हाफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्सपेरिमेंट 2 की इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1 से। डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से, टी हाफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी हाफ ऑफ 2 1/a1 टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई 1/a2 टू द पावर n-1। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, दोनों तरफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1/a2 है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे है ही, a2 टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई a1 टू द पावर n-1। टी हाफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी हाफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, इसको पूरे की पावर को n-1 लिख लिया। अब मेरे पास जो ये इक्वेशन है मैं यहाँ पर दोनों साइड ले रहा हूँ log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ln ऑफ t1 हाफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी हाफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ln आया होगा, ये वही हो गया ln x टू द पावर n। जस्ट अभी हम इसको लिख कर के आए कि n ln ऑफ x हो जाएगा, तो n-1 आगे आ गया, ln a2/a1 आ गया। अब हमें तो n चाहिए भाई, क्योंकि ये ऑर्डर है, तो ये तो चला गया डिनोमिनेटर में, ये एज इट इज़ यहाँ पर आ गया ln टी हाफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी हाफ ऑफ 2, ये चला गया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर आ गया ln ऑफ a2/a1। यहाँ पर n-1 बचा, हमें तो n चाहिए, तो यहाँ पर 1 माइनस का उधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो n आ जाएगा 1 प्लस, तो ये हमारे पास पूरी क्वांटिटी जो हमने अभी निकाली है। तो यहाँ पर हमें इस मेथड से कैसे ऑर्डर को फाइंड आउट करना है वो पता चल गया। ये है हमारे पास हाफ लाइफ मेथड, बस हमें वो रिलेशन पता है, तो उसके बेस पर हमने 2 एक्सपेरिमेंट के लिए टी हाफ लिखा, उन्हें पहले डिवाइड किया, देन हमने लॉग लिया दोनों साइड, और फिर थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करके n हमने निकाल लिया। तो चलो आप इस मेथड को भी नोट करो, देन हम देखते हैं थर्ड मेथड को, जिसकी हेल्प से हम ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड मेथड, जो है द यूज़ ऑफ इंटीग्रल रेट एक्सप्रेशन। ये मेथड ना भी डिस्कस करेंगे तो भी आपको पता है, ये सब रेट एक्सप्रेशंस हम फाइंड आउट कर चुके हैं। बेसिकली इस मेथड में होता क्या है, रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशंस और किसी रिएक्टेंट्स की या फिर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हमें अलग अलग टाइम पर यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली गिवन रहती है। याद करो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लास्ट में क्वेश्चन किया था, वहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशंस गिवन थी, डिफरेंट टाइम पर कंसंट्रेशंस गिवन थी, फिर उसकी वैल्यू हम पुट कर रहे थे और फाइंड आउट कर रहे थे कि हमारे पास k की वैल्यू नियरली कांस्टेंट आ रही है, तो हम बोल दे रहे थे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, जो भी हमें फाइंड आउट करनी थी। नहीं याद है तो करो पेज को टर्न, याद देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो न्यूमेरिकल किया था, सेकंड ऑर्डर में जो न्यूमेरिकल किया था। तो जब वो हमें पता चल जाते हैं तो 2 मेथड है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसकी हमने अभी डिस्कस की कि हम a और a-x की वैल्यू पुट कर देते हैं, जिससे हम c0 और ct से डिनोट करते थे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, नियरली कांस्टेंट आ जाता था तो हम बोल सकते थे कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, अगर फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशन से k की कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, अगर सेकंड ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट ला है उसमें वैल्यूज रखने पर k कांस्टेंट आ जा रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये तो हो गई सब्स्टिट्यूशन मेथड की, लिखवा दूंगा, इसकी चिंता मत करो, ये बस जस्ट रिकैप किया है पिछला हमने। यहाँ पर हमारे पास पहला देखेंगे ग्राफिकल मेथड।
देखो ये सब हमें पता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में हमारे पास रेस्ट कांस्टेंट आ गया 1/T A नोट माइनस A इज इक्वल टू 1/T। ए नोट को हमने सी नोट से डिनोट कर दिया और ए होती है कंसंट्रेशन एट टाइम टी, जिसे हम सी टी से डिनोट कर दे रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए था के इज इक्वल टू 2.303/T log A/A माइनस एक्स, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है कंसंट्रेशन एट टाइम टी। सेकेंड ऑर्डर के लिए था 1/T इंटू 1/CT माइनस 1/C नोट। थर्ड ऑर्डर के लिए था 1/T 1/CT का स्क्वायर माइनस 1/C नोट का स्क्वायर। ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी हमने कर रखी हैं। हमारे पास सी टी और टी को अगर हम प्लॉट करें तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ, तो हम बोल देंगे कि ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, ये हम बोल देंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसका प्लॉट हमने किया है। ये हो गई हमारे पास कौन सा ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। अगर हमारे पास log CT या फिर log A माइनस एक्स को टाइम के अगेंस्ट में प्लॉट करने पर स्ट्रेट लाइन आ रही है और स्लोप नेगेटिव है, तो हम बोल देंगे कि हमारे पास कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड ही है हमारे पास, लेकिन मोस्टली यूज हमारे पास यही आते हैं। अगर 1/CT या फिर 1/A माइनस एक्स को हम टाइम के अगेंस्ट हम प्लॉट करें तो हमें स्ट्रेट लाइन मिले जिसका पॉजिटिव स्लोप हो, तो हम बोल देंगे कि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर 1/CT का स्क्वायर और टाइम के अगेंस्ट हम प्लॉट करें या फिर 1/A माइनस एक्स का होल स्क्वायर पॉजिटिव स्लोप मिल जा रहा है, तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर हुई है ग्राफिकल मेथड? कुछ नहीं, अगर आपने पिछले लेक्चर को अच्छे से फॉलो किया है, टाइमली चीज़ों को रिवाइज किया, तो ये सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। नहीं भी किया तो भी पिछला रिकैप मैंने करने की कोशिश की है ताकि आप क्लियर कर सको। तो ये हमारे पास ग्राफिकल मेथड हो गया। अब दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको बस लिखवाना है। तब तक आप इतना नोट कर लीजिए, देन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी लिख लेते हैं। तो चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी नोट कर लो, ये मैं बता चुका हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो हमें जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन रहती है रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशंस की, और डिफरेंट टाइम पर वो रिएक्टेंट्स की भी गिवन हो सकती है, प्रोडक्ट्स की भी गिवन हो सकती है। याद करो न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर के एंड में किया था, सेकेंड ऑर्डर के एंड में किया था। वहाँ पर अगर हमें लग रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड लॉ है जो अभी हमने लिखा था पीछे भी, उसमें हम सी नोट और सी टी की या फिर A/A माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है डिफरेंट टाइम पर हम वो रखते हैं, वहाँ से रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। अगर वो नियरली कांस्टेंट आ गए तो हम बोल देंगे फर्स्ट ऑर्डर की है। अगर सेकंड ऑर्डर के एक्सप्रेशन में ये सब रखने पर हमें के की वैल्यू कांस्टेंट मिल रही है तो हम बोल देंगे कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ये सब बात हमने यहाँ पर लिखी है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। द एप्रोप्रिएट वैल्यूज ऑफ A एंड A माइनस एक्स यानी सी नोट एंड सी टी कंसंट्रेशन एट टाइम t आर सब्स्टिट्यूटेड इनटू द integrated forms of the rate equation for the first order, second order and third order equation order one by one. The rate equation which gives the constant value of k determines the order of a reaction. ये hit and trial method है एक तरीके से। क्लियर? तो आप इतना नोट करो, देन हम एक और मेथड देखते हैं और इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। तो चलो फोर्थ मेथड देखते हैं जिसकी हेल्प से हम ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो है आइसोलेशन मेथड। नाम से पता चल रहा है आइसोलेट यानी कुछ ना कुछ अकेला यहाँ पर रहने वाला है। देखो समझो जरा एग्जांपल से, मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूँ HI के सिंथेसिस की। H2 + I2 से 2HI मेरे पास यहाँ पर फॉर्म हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, दोनों में से किसी एक को, मान लो पहले H2 को चुन लिया मैंने, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो एक्सेस में कर दी, यानी इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है तो सिर्फ I2 के, यानी अब जो हमारे पास रिज़ल्ट होगा वो हमारे पास I2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हमें देगा। कब? जब हमारे पास H2 एक्सेस में होगा। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? जब एक हमारे पास रिएक्टेंट एक्सेस में हो जाए, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ के आ चुके हैं हम, तो हम बोल सकते हैं कि जो ये रिएक्शन है ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। किसके रिस्पेक्ट में? I2 के रिस्पेक्ट में। कब? जब हमारे पास H2 एक्सेस में है। उल्टा भी तो हो सकता है। अब I2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता चल गया हमें। अब हम क्या करते हैं
H2 को एक्सेस में ना करके I2 को एक्सेस में कर लेते हैं और हमारे पास यानी इसकी कंसंट्रेशन तो अब चेंज नहीं होगी, H2O की कंसंट्रेशन हमारे पास वेरी कर रही होगी सिग्निफिकेंटली। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो ऑर्डर हमारे पास H2 के रिस्पेक्ट में देगा, क्योंकि I2 के तो कंसंट्रेशन ही चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट हो गई, इससे हमें एक्सेस में कर दिया। यानी अब ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई H2 के रिस्पेक्ट में, कब? जब हमारे पास I2 एक्सेस में है। अब हमारे पास H2O का हमें ऑर्डर पता चल गया, इससे पहले हमने I2 को फाइंड आउट कर लिया था कि उसमें भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, तो ओवरऑल ये हो गई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और इसी को हम बोलते हैं आइसोलेशन मेथड। जो बातें मैंने आपको अभी कही वही यहाँ पर लिखी हैं, सब समझ आएगा। आइए एक बार रीड कर लेते हैं। Sometimes the kinetics of a reaction are studied in successive experiments by keeping the concentration of all but one reactant in large excess, so that the result gives the order with respect to the reactant whose concentration is changing significantly. Thus, the synthesis of HI from H2 and I2 is pseudo first order with respect to H2 in the presence of large excess of I2, and also pseudo first order with respect to I2 in the presence of large excess of H2. Hence, overall, it is a सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जस्ट वही बात है जो मैंने आपको कही है। तो यहाँ पर हमारे पास चारों के चारों मेथड कंप्लीट होते हैं, जिससे हम एक रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं आज का सारा जो हमने किया, थोड़ा सा हटके था टॉपिक बट मज़ेदार था, बस आपको ध्यान लगा कर सुनना था। एक बार रिपीट करते हैं। देखो हमारे पास हम देख रहे हैं मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, जिसमें हमारे पास पहला मेथड था द यूज़ ऑफ डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। वो वेंट होफ ने हमारे पास दिया था, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक nth ऑर्डर का जो रिएक्शन है उसका रेट कंसंट्रेशन की nth पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वहाँ से हमने उस चीज़ का यूज़ करते हुए दो रिएक्शन के रेट लिखे थे, वहाँ पर लॉग लिया था दोनों साइड, थोड़ी रीअरेंजमेंट करी थी और n की वैल्यू निकाल दी थी, n हमारे पास ऑर्डर था। उसके बाद था हाफ लाइफ मेथड, जहाँ पर हमें एक रिलेशन पता था कि जो टी हाफ है वो इन्वर्सली वेरी करता है कि पावर n-1 के n है ऑर्डर, 0 के लिए n0 1, फर्स्ट के लिए n1, सेकंड के लिए n2, थर्ड के लिए हो गया n3। वहाँ पर हमने दो एक्सपेरिमेंट किए, दोनों के लिए अलग अलग टी हाफ लिखा था, दोनों को डिवाइड किया था, देन लॉग हमने लिया था, फिर रीअरेंजमेंट की थी, n की वैल्यू आ गई थी, ऑर्डर हमारे पास आ गया था। थर्ड था द यूज़ ऑफ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। ये सब हम अभी तक कर ही रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है, सेकेंड के लिए है, थर्ड के लिए है, हमारे पास 0 के लिए है। यहाँ पर हमने पहला ग्राफिकल मेथड देखा कि जब हम प्रत्येक में हमारे पास कंसंट्रेशन है टाइम टी वर्सेस टी में हमारे पास प्लॉट करेंगे, तो वेरियस प्लॉट आए थे जहाँ पर नेगेटिव स्लोप था, पॉजिटिव स्लोप था। वहाँ से हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर होगा। या फिर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड था जहाँ पर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की दी रहती थी और डिफरेंट टाइम पर हमारे पास कंसंट्रेशंस की रहती थी, वो रिएक्टेंट्स की भी हो सकती हैं, प्रोडक्ट्स की भी हो सकती हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड लॉ है उसमें हम वैल्यूज़ रखेंगे डिफरेंट टाइम पर और कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर वो नियरली सेम आ गए तो हम बोल देंगे कि फर्स्ट ऑर्डर है। ऐसा ही न्यूमेरिकल हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लास्ट में भी किया था। इसी तरीके से अगर हम बोल रहे हैं कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो सारा मटेरियल वहाँ पर रखेंगे, रेट कांस्टेंट नियरली कांस्टेंट आ गया तो हम बोल देंगे कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड था आइसोलेशन मेथड, जहाँ पर हम किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्सेस में कर लेते हैं तो दूसरे की वेरी कर रही होगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑर्डर हमें पता लग गया, फिर उसको एक्सेस में रखा, दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर पता चल गया और इस तरीके से हमने ओवरऑल ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।